हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्लांस एकेडमी पर। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे घटना चक्र 2022 की सीरीज में इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में राज्य विधानसभा और विधानमंडल के अंतर्गत हम लोग विधान परिषद को पढ़ रहे थे, विधानसभा वगैरह पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम उसी के आगे जो बचे हुए 50 से 60 क्वेश्चन होंगे हम उसको भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपकी इस तरीके के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ये बता दूं मैं कि ये सभी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सारी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई हैं और आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए विधानसभा की? तो देखिए, न्यूनतम तो होती है 60 और अधिकतम होती है 500। तो सबसे अधिक किसकी विधानसभा सीट है? 403 उत्तर प्रदेश की है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि सिक्किम और गोवा जैसी विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है, अर्थात 40 और 32 भी हैं। तो ये अपवाद के रूप में आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 170 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा जो सीटें होंगी अधिकतम 500 होंगी और 60 से कम नहीं हो सकती, न्यूनतम 60 होंगी। लेकिन सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों अपवाद के तौर पे भी हैं कि जिनकी 60 से कम सीटें हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? तो देखिए, सिक्किम भी है जहाँ पे कितने हैं? 32 हैं। कितनी हैं? 32 सीटें हैं। तो सिक्किम भी हो गई, मिजोरम भी हो गया और गोवा भी हो गया। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, मतलब 450 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, उनसे मिलकर बनेगी, और जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो अब प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन ये 450 नहीं बल्कि मैक्सिमम 500 सीटें दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते विधानसभा की सीट का। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत हो गया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल 170 में कहा गया है कि कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500 सीटें होनी चाहिए, न कि 450, और 25 वर्ष से कम आयु भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विधानसभा हमारे यूपी की है जिसमें 403 विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो है कि प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल नंबर 170 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? यानी न्यूनतम आयु अगर आपको चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 28 प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो आर्टिकल 333 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभाओं में सीटें रहेंगी, और आर्टिकल 331 में कहा गया है कि केंद्र की अर्थात लोकसभा में रहेंगी। परंतु 2020 का जो नया संवैधानिक संशोधन आया, 104 संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों का चुनाव अब समाप्त कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा बिल्कुल ध्यान से कि 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा इस अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया, अर्थात अब आंग्ल भारतीय समुदायों की जो चुनाव होते थे, नियुक्ति होती थी, अब वो समाप्त कर दी गई है। किस राज्य की विधानसभा सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश की आती है 403। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की आती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो हिमाचल प्रदेश है। आपको ये नहीं लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको देखना होगा। हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में जो दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश की 60 है, मेघालय की 60 है, मणिपुर की 60 है विधानसभा सदस्यों की संख्या, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्यों की संख्या होती है और यहाँ पे 68 सदस्यों का चुनाव होता है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, यही जो है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव का आयोजन करता है। जबकि राज्य के अंदर जब पंचायती राज्यों का चुनाव होता है, पंचायती राज्यों का जो चुनाव होता है, इसकी अगुवाई राज्य निर्वाचन आयोग करता है, न कि भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो राज्यपाल के द्वारा अंतिम रूप से किसी भी सदस्य के निरर्हता या अयोग्यता से संबंधित उत्तरदायित्व होता है, अर्थात निर्णय दे सकता है। आर्टिकल 192 के अनुसार कहा गया है, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदस्य की निरर्हता अर्थात अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम जो निर्णय होता है वो राज्यपाल का होता है, अंतिम सत्ता। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, अर्थात अगर वो ऐसा कोई फैसला देते हैं तो वो न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में शरद यादव को जो है कि निलंबित कर दिया गया था दल बदल के आधार पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वहाँ पे उसकी न्यायिक समीक्षा भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अगर यही मुद्दा 10वीं अनुसूची के तहत आ जाए, 10th शेड्यूल के अनुसार आ जाए, तो इसका अंतिम निर्णय या तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा या विधान परिषद का सभापति करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखें, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देगा? वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल नंबर 179 के बी में कि विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा और उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित करके जो है कि अपना पद त्याग सकेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाएगा तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष का पद कभी भी खाली नहीं होता है। अध्यक्ष का पद 5 साल के बाद ही खाली होता है, या उससे पहले अगर उसे किसी प्रस्ताव या जो प्रस्ताव होता है उसके माध्यम से अगर हटाया जाता है विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा, तभी वो खाली करेगा और वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसके नए उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब पहले की बात करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो 6 महीने के लिए भी रह सकता है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक? नए अध्यक्ष के चुनाव चुने जाने तक, या जब तक वह चाहता है, या विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो पहला स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखेंगे, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? जिस प्रकार केंद्र की संसद का सत्रावसान यानी कि संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य की विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल नंबर 174 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा समय समय पर दिया जाता है, और 174 में कहा गया है कि समय समय पर विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। तो विघटन और सत्रावसान आहूत करना, ये सारे ही काम राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अब यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि क्या अगर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है तो क्या वो लोकसभा के नियम का पालन करेगा या उस विषय को छोड़ देगा? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही सही है कि वो राज्यपाल का मतलब लोकसभा के नियमों का पालन कर सकते हैं, और पहला स्टेटमेंट जो था कि वो सदन में जो रूढ़िगत संबोधन है वो भी करते हैं, जैसे राष्ट्रपति करते हैं वैसे ये भी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। अब देखिए यहाँ पर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, या फिर वो राजस्थान हो, सभी की विधानसभा की कार्यवाही सेम होती है। बस यहाँ पे स्टेट वाइज ये प्रश्न था, इसलिए ऐसा रखा गया। तो आप देखेंगे इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं 3241 दिया जा रहा है, 3241 यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले तो शपथ ली जाती सदस्यों के द्वारा, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है उनके सामने, फिर उसके बाद मंत्रियों का परिचय होता है और लास्ट में निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम होती है वो कितना होता है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, या सदन की कुल सदस्यता का 1/4, या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 189 आर्टिकल में कहा गया है, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम 10 सदस्य या सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है, इसमें से जो भी अधिक होगा वही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन या प्राक्कलन समिति क के नियंत्रण अधीन नहीं है? तो बी हो जाएगा गृह विभाग, गृह विभाग इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है वो। तो एक तो सही है स्टेटमेंट। देखते हैं यहाँ पे क्या कूट देता है। तीसरा दे रहा है राज्यसभा के सदस्यों के रूप में। बिल्कुल, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ राज्य विधान परिषद के सदस्यों का भी निर्वाचन करती है, क्योंकि 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा भी चुने जाते हैं। तो सेकंड को हटा दिया जाए तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों ही सही है। आइए यहाँ पे देखते हैं। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 54 के अंतर्गत और राज्यसभा के सदस्यों आर्टिकल 80 तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों आर्टिकल 171 के निर्वाचन में भाग लेती है। अर्थात कि भारत के राष्ट्रपति में ये तीनों ही लोग भाग लेते हैं और 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? बिल्कुल नहीं, ये राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, नियम के अनुसार किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, न कि किसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य का विधानमंडल जो उसकी आकस्मिक निधि होती है, जो राज्यपाल के अधीन होती है, तो उसके लिए यह उत्तरदायी होता है। देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता की निधि स्थापित करता है, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से जानी जाती है और जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी। अनवेक्षित व्यय का जो अनुच्छेद है वो 205 और 206 अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना और लंबित रहने तक ऐसी निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाता है। किसको? राज्यपाल को। और यही चीज जो है कि केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति को बनाती है शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, या राज्यपाल के कार्यकलाप या कार्यालय के लिए जो शर्तें हैं उसके बारे में बात की गई, या राज्यपाल की पदावधि या राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें दिया गया है। पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संबंधी उपबंध करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को बनाने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं। अब देखिए 3 माह से अधिक तक नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन आता है क्या 4 माह। तो देखिए अधिकतम तो 4 माह हम कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो ये कि 3 माह होता है, लेकिन उसके बाद अगर पुनर्विचार करके भेजा जाता है तो उसके बाद 1 महीना आप और जोड़ सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा 4 महीना। तो ये होता है 4 महीना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको 1 माह, 2 माह, 3 माह दे रहा है, तो हम 3 माह को सही मान लेंगे। अनुच्छेद 197 के तहत कहा गया कि धन विधेयकों से अलग कोई भी अगर विधेयक है जो विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान करता है, कहा गया कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक अवधि तक नहीं रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो अधिकतम 4 माह। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो 4 माह होता है। कैसे होता है समझते हैं। 197 के तहत कहा गया कि धन विधेयक से अलग कोई विधेयक है जिसको हम साधारण विधेयक कहते हैं, विधान परिषद पहली बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा जब पुनः पारित किया जाता है तो 1 माह और रोक सकती है। इस प्रकार से टोटल 4 महीने तक रोक सकती है। लेकिन धन विधेयक के बारे में बात करेंगे तो विधान परिषद केवल और केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। उसके अंदर ही उसे रिटर्न करना होता है, चाहे वो अपनी सिफारिश दे सकती है या नहीं, वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? केवल और केवल विधानसभा में किया जा सकता है। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा में केवल किया जाता है, वैसे ही स्टेट में केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यानी कि बजट को पहले ही खोल दिया गया हो, अर्थात बजट को पेश करने से पहले ही, तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इन्होंने गोपनीयता के पद की उल्लंघन की है। क्योंकि जो इन्होंने शपथ ली थी वित्त मंत्री बनने से पहले या जो सदन होता है उसका सदस्य बनने से पहले कि हम पद के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और इन्होंने क्या किया, कॉन्फिडेंशियल जो शपथ थी उसे जो है कि उन्होंने ओपन कर दिया, क्योंकि आपने बजट को डील कर दिया बाकी लोगों से, जो कि नहीं बताना चाहिए था। तो सी ऑप्शन सही होगा। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद त्याग कर देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना होता है, बल्कि केवल और केवल वित्त मंत्री को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति या विशेष समिति की संस्तुति। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक अगर आप प्रस्तुत करना चाहते हो तो उससे पहले आपको राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है लोकसभा के द्वारा, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के द्वारा राज्यपाल की परमिशन ली जाती है। आर्टिकल नंबर 207 और इसके तहत कहा गया कि अनुच्छेद 119 के खंड 1 उपखंड में बताया गया है कि कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के स्थापित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो 164 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा, और इस प्रकार से ये लोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री की सलाह के अतिरिक्त भी वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ पूरी परिषद के सलाह पे करते हैं, न कि मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया,
यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 163 के अंतर्गत जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इससे पता चलता है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन जो कृत्य होते हैं उनका प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर भी कर सकता है, उसे वहाँ पर सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 12 होनी चाहिए न्यूनतम। लेकिन अगर प्रतिशत में देखें, जो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो 15% से कम नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है, जिसमें किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो ये संख्या दी गई है और ये प्रतिशत दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। गलत, चयनित नहीं होता मेरे दोस्तों, ये मनोनीत होता है। चयनित तो जो है कि चयन संसद के द्वारा किया था, मतलब सदन के द्वारा कि किसको जो है कि वो लोग बनाना चाहते हैं अपना नेता, तो उसकी बात होती है, लेकिन वो मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, औपचारिक नियुक्ति पाता राज्यपाल के द्वारा, सही है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह बात भी सही है। तो ए स्टेटमेंट इसका सही है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक बना रह सकता है। अगर उसे 6 माह से आगे भी मंत्री पद पर बना रहना चाहिए तो उसे सदन में से, चाहे दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता जरूर ग्रहण करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं। आइए 56 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। चाहे वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी वो 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, वह चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्धारित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो जाए। अब देखिए, स्थायी तौर पे ये जो लिखा है ना, यहाँ पर प्रश्न आता है। 51 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो वो आगामी 6 वर्षों तक जो है कि चुनाव नहीं लड़ सकता और वो जो है कि भले कारावास से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, न ही पहला स्टेटमेंट सही है। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। तो व्यक्ति मतदान के लिए जो योग्य है वो नहीं बन सकता। कम से कम न्यूनतम 25 वर्ष या 30 वर्ष की तो आयु होनी चाहिए उसकी, तभी उसे मंत्री बनाया जाएगा। तो इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत दिए हुए हैं। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा या राज्य विधानसभा के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही होगा, राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, यानी सूचना देता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। साथ ही साथ चौथा स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 4 सही है, लेकिन तीसरा नहीं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, क्यों नहीं सही है? तो इसको हम देख लेते हैं।
संविधान के आर्टिकल 167 में कहा गया है मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्यों के कार्यों के प्रशासन के संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो भी जानकारी राज्यपाल मांगेंगे वह किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। तो ये सारी बातें तो सही हैं। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। क्या है ये? प्रशासन का कर्तव्य, न कि संवैधानिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल नंबर 167। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 5 वर्ष की होती है और आज भी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी 5 वर्ष की कार्य अवधि दी गई है। पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था। विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र है और इसकी विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री भी 5 वर्ष तक ही बैठेगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। और यह कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी बनी थी। और भारत के उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले महिला राज्यपाल भी बनी, वो थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत की पहली मुख्य महिला जो बनी थी, मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वो सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किसी राज्य में मुख्य सचिव को उसके राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा जो नियत कार्यकाल है ये गलत है। नियत कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा, वरीयता आदि के आधार पर की जाती है और मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अर्थात वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है और ये लास्ट प्रश्न होगा इसका। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ मतलब जो अभिलेख होते हैं, किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो मुख्य सचिव के द्वारा ही भेजी जाती हैं। तो ये थी आज की क्लास। और हम अगली क्लास में दोस्तों, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और जल्दी ही हम लोग जो है कि इसको कवर कर लेंगे। मुश्किल से 1 हफ्ते और 10 दिन की क्लासेस में इंडियन पॉलिटी भी आपकी खत्म हो जाएगी और इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी खत्म कर दी गई है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू किया जाएगा। तो चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी इसी तरीके की चीज़ें अपडेट करते रहें आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।